अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले बाजार में खरीदारी का मूड। निफ्टी 17,150 के करीब। बैंक निफ्टी में भी तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा मजबूती। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा अच्छा कामकाज। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में 2% से ज्यादा का उछाल। मेटल, ऑटो और आईटी शेयर्स में भी रौनक। बीमा शेयर्स में दूसरे दिन भी अच्छी खरीदारी। सीएलएसए के रेटिंग अपग्रेड से मैक्स फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा 3% की उछाल। आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में भी तेजी। ₹26 के डिविडेंड के बाद हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी। शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा। हालांकि सिटी ने ₹260 के टारगेट के साथ दी है बिकवाली की राय। ₹40 पॉइंट मजबूती के साथ 17,150 पर निफ्टी और 67 पॉइंट मजबूती के साथ 39,960 पर बैंक निफ्टी। यानी इनमें उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन मिड कैप में थोड़ा इनके कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूती है, इसीलिए आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो फेवरेबल देख रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ऊपरी स्तर से दबाव है इवन मिड कैप में भी। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 3:1 का एडवांस डिक्लाइन था, अब 2.8:1 का है। यानी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे ये प्रेशर बन रहा है और एक बड़े इवेंट से पहले बाजार में लोग थोड़ा कॉशियस ट्रेड करना चाहते हैं। आज के मेहमान हैं गौरव बिस्सा, जो इनकरेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे। गौरव, मेरा एक सवाल ये है कि पिछले दो दिन से, अब आज दूसरा दिन कह सकते हैं आप, मार्केट ने एक अच्छा उछाल दिखाया, बाउंस दिखाया है, और हो सकता है कि फंडामेंटली खबरों को डिस्काउंट भी कर रहा हो कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक फेड कर सकता है, कंसेंसस बन रहा है उसमें, ये सब डिस्काउंट लेके मार्केट चल रहा है। लेकिन क्या टेक्निकली उसने कहीं बेस बना लिया है या सिर्फ और सिर्फ एक रिलीफ रैली है? कोई इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं इसको रिलीफ, फिलहाल तो रिलीफ रैली ही होती है। कोई भी रैली अगर आप देखिए बड़े गिरावट के बाद में अगर होती है तो शुरुआत उसकी रिलीफ रैली के साथ में होती है, फिर उसमें लोग जुड़ते रहते हैं और वो थोड़ा काफी लंबा चलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे डिसेंडिंग चैनल में निफ्टी इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा था और एग्जैक्टली अपने चैनल सपोर्ट से ही बाउंस बैक किया है। हमने अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से 17,000 के नीचे बाय भी करवाया है निफ्टी 18,000 के लक्ष्य के लिए। मल्टीपल रीजन से बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बनी है 17,950 समथिंग के आसपास में, स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो मल्टीपल पॉजिटिव्स यहाँ पे टेक्निकल लिहाज से देखने मिल रहे हैं। लेकिन जैसे इसके पहले के सेगमेंट में चर्चा कर रहे थे, मेरे जी भी कह रहे थे कि काफी सारी बैंक्स जो है, नॉट जस्ट एक एसवीबी, काफी और बैंक्स है जिसमें वही खतरा मंडरा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गिरावट देखने मिल सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो सबसे अभी सस्टेन हो रहे हैं लेवल्स, निचले लेवल्स हो रहे हैं, ये आपको एक बार 18,000 तक के लेवल से देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रुझान मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। एकदम इमीडिएट बेस की बात करें तो प्रोबेबली आप फेड का इवेंट होगा, उसके बाद में आपको मोमेंटम जल्दी देखने मिलेगा। तो हम लोग शायद ट्रेड एक रेंज में ही करें, बट ओवरऑल रुझान जो है अगले कुछ 1 या 2 हफ्ते के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो ये नज़रिया है इंडेक्स को लेकर के। और एक शेयर का जिक्र मैं ज़रूर करूंगा, उसका नाम है रिलायंस, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में जो मजबूती है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा था। आज भी उसमें एक तेज़ी है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं आधा पॉइंट की करीब, आधा % की, लेकिन उससे एक सपोर्ट मिला है बाजार को। इस पर कोई राय देना चाहेंगे आप विद डिस्क्लोजर? ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसकी होल्डिंग है रिलायंस के पास, लेकिन चूंकि सपोर्ट वहीं से आ रहा है, हैवी वेट कंपनी, तो राय लेना बनता है इसमें। गौरव जी बिल्कुल, और एज अ डिस्क्लेमर हम लोग भी देंगे, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट बनाई थी निफ्टी के अंदर, उसमें जो वन ऑफ द स्टॉक जो हमने बाय के लिए कहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज भी। यहाँ पे 2 चीजें जो है वो पॉजिटिव हैं। ये जो है एक अपने अगेन एक डिसेंडिंग चैनल के सपोर्ट से बाउंस बैक फिलहाल इसने किया है। दूसरा, अगर आप इसके 2 या 2.5 साल के अगर चार्ट देखिए या कोविड के बाद की, तो इसका एक प्राइस इक्विलिब्रियम, प्राइस पोलैरिटी जो लेवल है वो 2200 पे आ रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स हुए हैं। ऊपर आके रिजेक्शन हुआ है 2 बार, वहां से 2 बार उछाल भी मारी है। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण लेवल है। जब तक 2200 सस्टेन करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, यहाँ पे एक उछाल आपको देखने मिल सकती है। तो प्राइमली आप 20-25% के लिए प्ले मत कीजिए, लेकिन यहाँ से एक बार 2500 के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो ये रिलायंस में डिस्क्लोजर आपके सामने हमने पहले ही बता दिया है।
अच्छा चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अमित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या क्या सवाल है सर। नमस्कार। मेरे पास नाल्को के नेशनल एल्युमिनियम के 7,500 शेयर हैं, जो कि मैंने 84 रुपए 20 पैसे में खरीदे थे। जी, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कब तक इसमें एक्सपेक्ट करूँ कुछ आगे। कब खरीदे थे और क्या इरादे से खरीदे थे? इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही खरीदे थे। ये खरीदे थे मैंने जनवरी 2023 में। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे। तो जनरली इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो साल 2 साल का नजरिया होता है? हाँ, 1 साल का तो आउटलुक है ही है। ओके गौरव, 1 साल के लिए खरीदा अमित ने और 84.20 पर, अभी 78.25 चल रहा है। साल भर अगर इसको रखा जाए तो क्या ये ठीक ठाक मुनाफा दे सकता है? पॉसिबिलिटी तो है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन निचले स्तरों पे बन रहा है, लेकिन अगले 2 या 3 महीने के लिए थोड़ा सी पूरा मेटल स्पेस जो है थोड़ा सा वीक रहेगा। तो यहाँ पे बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही है। लेकिन कंपेयर किया जाए तो नाल्को का स्ट्रक्चर अच्छा है, तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे बड़ी फॉल आनी चाहिए। तो इसमें आप बने रह सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस की जरूरत है इनको क्या? देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ डेली या वीकली, जैसे मैंने कहा बेसिक फॉर्मेशन वाला जो बन रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर सिनारियो देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि एक 65 से 70 के जो लेवल्स है, यहाँ पे 2 या 3 बार आया और वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। जैसे मैंने कहा कि इसके वीकली चार्ट जो है वो उतने वीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगले 2 या 3 महीने जो है वो इसके लिए वोलेटाइल रहेंगे। तो एक स्वीफ्ट और स्मूथ राइड एज सच वो नहीं देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ से बड़ी गिरावट भी नहीं आएगी। 65-70 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बार बार वहां से टेस्ट करके ऊपर आया है, वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन नीचे जाने की संभावना कम है। तो अमित जी आप होल्ड कर सकते हैं इसमें और आपको गेन हो सकता है साल भर के आपके नजरिए के अंदर। प्रवीर जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। प्रवीर जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी। जी। हाँ सर, मेरे पास एफएल इंडिया है 1260 पे। इसको क्या करना है सर? 1260 पे एफएल इंडिया अभी 973 पे चल रही है। आप भी इन्वेस्टर की तरह लिए हैं या ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लिया था? हाँ जी, इन्वेस्टर के हिसाब से लिया है। गौरव, एफएल इंडिया डिजिटल एडवर्टाइजिंग में कंपनी काम करती है। देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक क्रिटिकल सपोर्ट्स के आसपास में आ रहा है। छोटे से ब्रेकडाउन्स जरूर देखने मिले हैं, मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बायस शॉर्ट टर्म में अगेन वोलेटिलिटी देखने मिलेगी, लेकिन अब तक इसका डाउन ट्रेंड जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो मैं इनके लिए जो सलाह दूंगा वो है कि आप 870 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, और उसके नीचे का जाएगा तो फिर स्टॉक जो है वीकली चार्ट्स पे डाउन ट्रेंड में देगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन जाएंगे। तो इसने लोअर टॉप बना दिया है, लोअर बॉटम से लोअर लो जो हम कहते हैं वो इसका 870 के नीचे बनेगा। तो उसके नीचे का जाएगा, एक बार एग्जिट कीजिए। ओके, तो ये रहा है एफएल इंडिया में। और अगला सवाल लेते हैं सूरज सिंह का, गुरुग्राम हरियाणा से। सूरज भाई बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरे पास अडानी ग्रीन एनर्जी के 193 शेयर हैं। मैंने 767 पे बाय कर रखे हैं। मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? प्रॉफिट में हूँ मैं अभी। बताइए गौरव जी, अडानी ग्रीन में क्या करना चाहिए इनको? देखिए दो तरीके होते हैं कि एक तो स्टॉक जो अपर सर्किट में ही हमेशा प्ले कर रहा होता है, तो आप पिछले कैंडल का जो लो है उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लीजिए, उसको आप प्ले कीजिए। दूसरा मैं कहूँगा, जो मैंने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से कहा है, मैं अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है मैं उनको फिलहाल रिटेल निवेशकों को कहता हूँ इससे थोड़ा अवॉइड कीजिए। चीजें खराब नहीं लग रही हैं, लेकिन इसमें जो इतनी ज्यादा इंक्रीमेंटल वोलेटिलिटी होती है उसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा राय यही है कि आप ऊपर और अगर आता है तो प्रॉफिट के बुकिंग के मौके ढूंढिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात की, जैसे आज के जो कैंडल है उसका प्रीवियस डे का जो था 865 है, उसका आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका वो हो जाए। या एटलीस्ट आप आज का, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सबसे कम रिस्क चाहिए, तो आज की कैंडल का जो लो है 923 उसके नीचे का जा रहा है तो आप एग्जिट कर लीजिए। तो जब तक वो प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है या सिलसिला ऊपर का जो कैंडल्स का चालू रहेगा, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को काम कर सकते हैं। बट इसको आप लंबे समय तक होल्ड मत कीजिए। लंबा होल्ड मत करिए, प्रॉफिट में है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और जब लगे कि घूम रहा है तो निकल जाइए आप, चूंकि प्रॉफिट आपका बन ही रहा है इसमें से। सूरज जी अगला सवाल एक और लेते हैं, राजीव रंजन वैशाली गाजियाबाद से। बताइए रंजन साहब क्या मदद की जाए। वाजपेयी जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार सर। हाँ, मैं आपको अमिताभ बच्चन ही समझता हूँ सर। अरे सर ऐसा मत करिए। नहीं सर, मैं समझता हूँ ना। मैंने एक आपकी बातें सुन सुन के मैंने कम से कम 1 साल में 5 लाख रुपए कमाए हैं सर। 5 लाख? 5 लाख आपकी कुछ बातें सुन के सर। ओके।
आपने गलती से बोल दिया, मैंने इसको पकड़ लिया। मेरे पास टाटा स्टील के 18 शेयर है, 92 रुपये एवरेज प्राइस पे है। ओके जी, तो मेरे पास 28 होते, मैंने 1000 बेच दिए 111 रुपये के आसपास। और मैं जानना चाहता हूँ कि इसको क्या करूँ, होल्ड करूँ कि इससे निकल जाऊँ? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसको आप? मैं सर 2-3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके गौरव, 2-3 साल तक के लिए अगर टाटा स्टील को होल्ड किया जाए तो कितना मुनाफा होगा? इन्होंने 92 खरीदा, अभी भी इनको करीब 13.5 रुपए पर शेयर फायदा है। देखिए, इन्होंने काफी अच्छे दाम में स्टॉक को खरीदा है, और अगर इनका नजरिया 2-3 साल का है तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। स्टॉक में एक 7-8 साल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, और उसके बाद में फिलहाल वो ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट तो नहीं आएगी, वोलेटिलिटी आ सकती है। मेटल स्पेस अगले 3-4 महीना शायद उतना परफॉर्म ना करे, लेकिन जैसे इनका नजरिया 2-3 साल का है तो वो उनके फेवर में जाएगा। मेरा ये मानना है कि 150-55 के लेवल्स आपको इसमें देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पे एक बार फिलहाल बने रह सकते हैं। तो इसमें आप बने रह सकते हैं रंजन साहब, क्योंकि इसमें अभी मुनाफे की गुंजाइश है और बहुत अच्छे लेवल पे आपने लिया है 92 पे, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। और वैसे भी आजकल देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है भारतवर्ष में, तो स्टील उसका मेन पॉइंट है, मेन इंग्रेडिएंट कह सकते हैं आप, किसी भी सड़क पुल दुकान मकान जो भी बनता है उसका। तो होल्ड करने की सलाह इसमें आप राजीव जी बने रहिए इसमें। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं। विकास जायसवाल कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल लूँ आपका? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास SBI है 533 के भाव पे 700 शेयर है मेरे पास। 700 शेयर हैं 533 के भाव पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। 524 का प्राइस इस समय चल रहा है, 8.65 का नुकसान है, करेक्शन इसमें हुआ है। गौरव, स्टेट बैंक तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है इस समय भारत में, तो क्या इसमें बने रहना चाहिए लोग इनको, विकास को? देखिए, यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर है तो मुझे इतना ज्यादा इसमें आउट परफॉर्मेंस सच नजर नहीं आ रहा है। अगर इनका नजरिया साल भर से या उसके ऊपर का है तो जैसे आपने कहा काफी अच्छा बैंक है, अच्छे लेवल्स पे है, तो ये ज्यादा बहुत गिरे ऐसा लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, स्टेबिलिटी मार्केट्स में अगर आती है, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका जो है स्टेट बैंक के लिए भी आएगा, तो वो हिसाब से आप बने रह सकते हैं। अगर आपका नजरिया 1-2 महीने का है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी कुछ अगर आती है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत रैपिड एक्शन यहाँ पे मुझे देखने नहीं मिलेगा। ओके, तो रैपिड नहीं होगा लेकिन आप इसमें बने रहिए। अच्छा, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और वो न्यूज़ ये है कि सिंगल सुपर फास्फेट SSP और DAP के सब्स्टिट्यूट तौर पर DAP नैनो लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, और सरकार का उद्देश्य यह है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी वो घटाए। मुझे याद आता है कि खबर भी आई थी कि 2025 तक सरकार इंपोर्ट को ज़ीरो करना चाहती है यूरिया के, कम से कम। तो खैर बहरहाल पूरी खबर समझते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर क्या है। हमारे साथ लक्ष्मण राय जुड़ गए। लक्ष्मण, क्या है खबर भाई, बताइए जरा। देखिए, दरअसल खबर एक बड़ी ये है कि सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को धीरे धीरे पूरी तरह से या तो खत्म करना चाहती है या बड़ी मात्रा में इसको कम करना चाहती है, और इसके लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती नहीं की जाएगी, न तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए एक नया तरीका सरकार निकाली है, वो ये है कि जो परंपरागत फर्टिलाइजर है उसके विकल्प के तौर पर प्रीमियम फर्टिलाइजर किसानों को मुहैया कराइए, और किसान अगर प्रीमियम फर्टिलाइजर से संतुष्ट होते हैं, वो खरीदते हैं, तो फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम फर्टिलाइजर पर या तो सब्सिडी नहीं होगी या होगी तो बहुत कम होगी। उसके लिए अभी फिलहाल 3 प्रोडक्ट लाइनअप है। एक प्रोडक्ट है नैनो यूरिया, का नाम तो आपने सुना होगा। नैनो यूरिया के तर्ज पर सरकार DAP का एक विकल्प तैयार की है, वो है नैनो DAP। उस नैनो DAP को अगले सीजन से लॉन्च करने की तैयारी है। ये नैनो DAP जो होगा बॉटल में होगा, इस पर सब्सिडी नहीं होगी, लेकिन किसानों को जितने में नैनो परंपरागत DAP मिलता है उतना ही में नैनो DAP मिलेगा, और किसानों के लिए फायदा ये होगा कि नैनो DAP ज्यादा आकर्षक होगा। इसी तरह से नैनो DAP के साथ साथ सरकार एक दूसरा प्रोडक्ट कर रही है यूरिया के विकल्प के तौर पर, यूरिया गोल्ड। ये भी यूरिया गोल्ड जो होगा ये भी खपत कम होगा, इस पर भी सब्सिडी बहुत कम रहने वाली है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के विकल्प के तौर पर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट सरकार लॉन्च करने जा रही है। ये भी जो है सब्सिडी इस पर काफी कम होगी। अगर समय होगा तो आपको बताऊंगा इन तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कौन करेगा, क्या रोड मैप है। लक्ष्मण जी बताइए।
जी, दरअसल ये तीनों प्रोडक्ट में जैसे मैं नैनो डीओपी की बात किया तो नैनो डीओपी के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। 2 कंपनियां हैं जो इसका प्रोडक्शन शुरू करने जा रही हैं। एक है इफ्को और दूसरा है आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया है, इफ्को ने गुजरात और ओडिशा में लगाया है। इफ्को का अगर सिर्फ बात करें तो 3 प्लांट से 17 करोड़ बोतल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और ये जो 1 करोड़ बोतल है उससे करीब 2250 करोड़ रुपए की बचत होगी सब्सिडी के तौर पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर। इसी तरह से यूरिया गोल्ड जो है इसका ट्रायल शुरू हो गया है और मार्केटिंग के लिए बहुत जल्द इसको मंजूरी मिलने वाली है। सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया को मिलाकर जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनाया जा रहा है इसका भी ट्रायल शुरू हो गया है, इसको भी जल्द बाजार में लॉन्च करने की योजना है। और सरकार का जो टारगेट रखा गया वो ये है कि अगर हम 2026-27 तक की बात करें, अगर इसमें प्रोडक्शन है कि 17 करोड़ बोतल नैनो डीएपी का प्रोड्यूस करते हैं तो हम करीब 38,250 करोड़ रुपए की बचत कर लेंगे। और मुख्य मकसद यह है कि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर ना रहें, किसानों के पास विकल्प दें तो परंपरागत फर्टिलाइजर पर दबाव कम होगा और सब्सिडी अपने आप कम होती जाएगी। ओके, तरल के नाम से इफ्को जो है इसको लॉन्च करती है। यूरिया तरल कहते हैं, वो डीएपी तरल टाइप का कुछ, लेकिन बहुत बड़ी महती योजना है और उससे काफ़ी मदद मिलेगी किसानों को भी और सरकारों को। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को विस्तार से दर्शकों को समझाने के लिए कि एक बड़ा डेवलपमेंट है। कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक 0.9% या 7-8 रुपये ऊपर है और तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज़ के स्टॉक में देखिए फैक्ट, आरसीएफ, दीपक, इन सब में तेज़ी है। एनएफएल केवल हल्का सा कमज़ोर है, लेकिन हाँ इफ्को इसका एक बड़ा प्लेयर है जो तरल के नाम से उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं यहाँ पे। चलिए वापस आते हैं, अपने सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। थोड़ा सा भी वक्त बाकी है, एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ पे। रवि पांडे पटना से हैं। पांडे जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर। सर 100 क्वांटिटी है सर विप्रो का। ओके, 510 पे लिया हुआ था सर। 510 पे विप्रो लिया है 100 शेयर्स। हाँ जी सर। अभी तो 367 में आ गया है। जी सर, अभी क्या करना चाहिए सर? आपका मन क्या कर रहा है करने का? सर आप जो बताएंगे वही कर देंगे। अच्छा, लेने से पहले पूछा था क्या? नहीं पूछा था ना। अच्छा ये बताओ, ट्रेडिंग के लिए लिया था कि इन्वेस्टिंग के लिए? क्योंकि राय वैसी ही होगी, बताइए। सर उस टाइम तो ट्रेडर था, लेकिन अभी क्योंकि लॉस बन गया वो इन्वेस्टर बन गया सर। वेरी गुड। अरे भाई गौरव जी, रवि जी की मदद करिए। रवि जी ने लिया तो ट्रेडिंग लिया था, लेकिन अब बन गए इन्वेस्टर। अब उनको नुकसान हो रहा लगभग 150 रुपये पर शेयर का। मैं चाहता हूँ कि रवि जी को कम से कम थोड़ा ही फायदा हो जाए, लेकिन हो जाए। तो क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए, बने रहना पड़ेगा और कम से कम 1.5 साल तक आप इंतजार कीजिए। स्ट्रक्चर्स खराब अभी तक उतने नहीं, एकदम सपोर्ट्स के करीब आ गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे एवरेजिंग कीजिए, लेकिन आप बने रह सकते हैं। इसका जो मंथली चार्ट्स पर देखा जाए तो 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है 340 का। 340 के नीचे अगर 1-2 दिन क्लोज अगर आती है तो इसको एग्जिट कीजिए, जब तक आप बने रह सकते हैं। इस पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली क्या है ना रवि भाई, इसमें आईटी की ना इस समय बड़ी अच्छी खबरें नहीं आ रही उनके लिए देश दुनिया से, तो उनकी पिटाई हो जाती है। तो थोड़ा वेट करिए, होल्ड करिए, जब दिन बदलेंगे इनके तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपको 150 रुपये पर शेयर का अगर लॉस बुक करना है तो फिर वो लॉस हो ही जाएगा। ऐसे तो ये है कि एक संभावना, एक किस्मत चमक गई मान लो तो लॉटरी लग सकती है, तो इसलिए आप होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर राय यहाँ पे रहेगी। अच्छा, कुछ सवाल ट्विटर से लेते हैं। तरुण भवनानी जी ने एक सवाल भेजा है। इनके पास IEX के 189 शेयर हैं, 260 के भाव पे लिए थे, क्या करना चाहिए? 260 पे लिए थे और 160 चल रहा है, बताइए सर IEX में क्या करें? ये काफी सवाल हमको भी आते हैं, काफी लोग इसमें फंसे हुए हैं। यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 130 के नीचे के होंगे। 130 के नीचे अगर क्लोज रहेगा तो आप एग्जिट कीजिए। इसमें जो मोमेंटम है वो शुरू होगा जब इसके अंदर एक वीकली क्लोज जो है वो आपको देखने मिल जाएगा 160 के ऊपर। तो 160 के ऊपर वीकली क्लोज अगर आता है तो आप थोड़ा मोमेंटम के लिए रख सकते हैं। लेकिन जो आपके लेवल्स हैं बाय के, कहना बहुत मुश्किल है कि कब आएगा, कितने समय लगेंगे। बट एक बार मोमेंटम यहाँ से शुरू होगा 160 की वीकली क्लोज के ऊपर।
ओके, एक सवाल और है सौरभ मलिक का। इनके पास 100 शेयर है लेटेंट व्यू के। एक अब ज़्यादा पुरानी नहीं, ये साल सवा साल पहले लिस्ट हुई थी लेटेंट व्यू, और इन्होंने लिया है 364 रुपये के भाव पे। एक साल रुकना चाहते हैं, क्या करना चाहिए लेटेंट व्यू में? देखिए, ये जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज जो आई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर सेम है। एक फॉर्मेशन होता है, सपोर्ट्स लेते हैं, उसको तोड़ के नीचे आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है। यहाँ पे मगर अच्छा है कि प्रीवियस जो लो है उसको तोड़ा नहीं है। तो इनका नजरिया अगर मीडियम टर्म का है तो इनके लिए मैं स्टॉप लॉस जो सुझाऊंगा वो होगा 310 रुपये का। उसके नीचे अगर जगह तो आप एग्जिट कीजिए। इसका जो मोमेंटम शुरू होगा वो होगा एक बार ये 410 415 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब इसके अंदर काफी फास्ट एक्शन शुरू होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं लग रहा है, बट कहा जाए कि वैसे वाव फैक्टर वो यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है। ओके, ये राय है लेटेंट व्यू पे। मयंक जैन जी को जोड़ते हैं, झालावाड़ से जुड़े हमारे साथ। मयंक जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, पिछले एक साल से मेरे पास पेटीएम के शेयर पड़े हैं 800 750 एवरेज कर लिया है। साल भर में इसको और होल्ड कर सकता हूं, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? एवरेज कर करके 750 पे लाए हैं? जी सर, एवरेज करके 750 पे लिया है। क्वांटिटी 800 की है सर। 800 शेयर, 760 सही करिए। जी। कितने से खरीदना शुरू किया था पहले बार? सब खरीदा कितना? 1162 से पहला परचेज किया था, उसके बाद दूसरा परचेज था 490। तब जाके 750 का भाव आ रहा है। जी। गौरव, क्या किया जाए पेटीएम का? देखिए, बने रहिए यहाँ पे भी। अच्छी बात यह है कि डेली चार्ट्स पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम से हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। तो एक बार अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार फिलहाल आप बने रह सकते हैं। समय लगेगा, बट यहाँ पे अगर बने रह सकते हैं, आपके लिए जो स्टॉप लॉसेस होंगे जो होंगे 500 के, उसके नीचे अगर जाएगा, क्योंकि वो प्रीवियस स्विंग लो वहीं पे है, उसके नीचे चला गया तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अदरवाइज एक बार बने रह सकते हैं। अब होल्ड करना पड़ेगा आपको जैन साहब, करेंगे ना? ओके सर, थैंक यू। होल्ड करिए इसको। जब ये कंपनी थोड़ा प्रॉफिट वगैरह बनाएगी तो फिर इसमें एक तेज़ी आएगी। हालांकि कंपनी कह रही है कि वो काफ़ी इसके करीब है। बिरेश्वर पॉल का सवाल है। इन्होंने एसआरएफ की कॉल खरीदी है 2400 स्ट्राइक प्राइस वाली, 28 रुपये 50 पैसे पे मार्च सीरीज की। क्या करना चाहिए एसआरएफ में? 2400 का कॉल है। एक स्ट्रक्चर अच्छा है, थोड़ा मोमेंटम इसमें आपको देखने मिल रहा है। और अगर ये करंट मौजूदा स्तर को अगर सस्टेन कर लिया तो एक अच्छा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। लेकिन जैसे ऑप्शन बाई में हमेशा ये होता है कि अगर 2-3 दिन में अगर आपको आपके फेवर में नहीं जाता है तो फिर आपको टाइम वैल्यू काफी आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो मैं कहूंगा कि आज का जो लो है ऑप्शन का, वो आप उसको स्टॉप लॉस रखिए और बने रह सकते हैं। गौरव, लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज में मूवमेंट है। और सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी, तो मैक्स फाइनेंशियल, एचडीएफसी प्रू, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, कोई पसंद है आपको इसमें से? देखिए, यहाँ पे मोमेंटम एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर मैं बाय की सलाह भी दूंगा तो स्टॉप लॉसेस काफी डीप हो जाएंगे। तो वो लिहाज से मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वगैरह में कोई गिरावट अगर आती है टुवर्ड्स 410 वगैरह के लिए, तो बाय के मौके बनते हैं। ओके, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का चार्ट देखिए सर। इसमें इस वक्त है 7.25% की तेज़ी, और पिछले 1 घंटे में और तेज़ी बढ़ी है। ऐसा क्या हो गया रियल एस्टेट में? ये देखिए, एकदम दिन के लगभग हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में कोई राय आपकी सर चार्ट पे? देखिए, आज ही इसके अंदर मोमेंटम देखने मिला है, इसमें अच्छे डाइवर्जेंस वगैरह देखने मिल रहे हैं। तो मैं कहूंगा आप एक बार इसको आज बंद हो जाने दीजिए। आज का जो हाई है, जब वो कल उसको क्रॉस करेगा तो आप बाय कीजिए। और मुझे लगता है फिर स्टॉक जो है एक बार के लिए 7-8% आपको इजीली और दे देगा। तो मुझे लगता है आज के लिए रुकिए, एक बार कंफर्मेशन आ जाने दीजिए डाइवर्जेंसेस वगैरह का, फिर आप उसको बाय कर सकते हैं। तो आज इसको फिलहाल अवॉइड करें। जब कोई डाइवर्जेंस दिखेगा चार्ट पर, बढ़िया पैटर्न मिलेगा, तब खरीदना चाहिए। अभी इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए अभी। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। बाजार एकदम उसी लेवल पे पड़ा हुआ है अभी। हाँ, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा और नीचे आ गया है, अब 2.5:1 हो गया। 3 से शुरू किया था हमने, अभी देखिए 20-25 मिनट ही हुआ है, और ज़्यादा कमज़ोरी दिख रही है। 33 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 50 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।